मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बीसर, अकबरपुर, जिला नू में कार्यरत हूँ। और पूर्व भी मैं अपने मानचित्र और प्रश्न और उनके आंसर लिखने का तरीका मैं बार बार आपको व्याख्यायित कर चुका हूँ। आज भी मैं इसी प्रकार का एक मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो है अशोक महान का साम्राज्य। अशोक महान का साम्राज्य। आप जो है इसको देखिए, तसल्ली से देखिए। एक एक चीज़ ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से तक के जो राज्य हैं, कहाँ कहाँ पर अशोक महान का साम्राज्य विस्तारित था और कौन कौन से उसके अधीनस्थ राज्य थे, कौन कौन से उसकी राजधानियाँ थी, कौन कौन से उसके शिलालेख थे, लघु शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, सब के बारे में ये चीज़ वर्णित है। अच्छी तरह देखिए बेटे, आप लोग एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि चीज़ क्या है, तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। सर्वप्रथम आपको मैप में ये देखना है कि यह है अशोक महान का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। सर्वप्रथम जब हम मानचित्र को जब भरते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है और इसका भी पार्ट जो है इसको भी 16 नंबर दिए गए हैं। ये पूर्ण रूप से आपके लिए, आपका स्कोर बढ़ाने के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस प्रकार से आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। सबसे पहली बात है, जब आप मानचित्र भरते हो तो ये ध्यान रखना कि मानचित्र में सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साफ मानचित्र नहीं होगा तो ना तो टीचर समझ पाएगा, ना आप खुद समझ पाएंगे। दूसरी स्टेज जब आप मैप भरते हो तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है, ये बताना है कि बाउंड्री कौन कौन सी हैं। ये जो बाउंड्री हैं, अशोक महान का जो मैप है, सर्वप्रथम उसमें आपको सफाई रखनी है, दूसरा उसकी बाउंड्री बनानी है। जब आप बाउंड्री बना देते हो तब आप वो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो अशोक के काल में जो राजधानियाँ थी वो बतानी है, उनके इंडिकेशन देने हैं, उनके छाप बनाना है। उसके बाद लघु शिलालेख या शिलालेख जो हैं उनके बारे में आपको उनके पॉइंट्स बनाने हैं, कौन सी जगह पर ये वर्णित हैं, कहाँ कहाँ पर ये रखे गए हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं। उसके बाद आपको स्तंभ लेख के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ पर स्तंभ लेख थे। ठीक है बेटे, इस चीज़ का ध्यान से देखिए, बहुत साफ़ सुथरा है। जब ये आप लोकेशन बनाते हो, जब आपने लोकेशन बता दी कि ये चीज़ यहाँ पर है, तो साफ और सुंदर शब्दों में आपको यह बताना है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। हर चीज़ का अभिलेख बताने हैं, ये अभिलेख का नाम ये है, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है। दूसरा जो है, फिर आपको ये बताना है कि ये स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसकी लोकेशन बनानी है और उसका नाम लिखना है। ये सब करने के पश्चात आपको मैप के जो बाह्य क्षेत्र हैं, जैसे चीन है, भूटान, आसाम, म्यांमार, बर्मा, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, ये सब आपको, अरब सागर, ये सब भरने हैं आपको। नेपाल भी भरना है आपको। और इस मानचित्र में ये चीज़ देखने की है कि ये जो बीच बीच में मैंने ये इंडिकेशन बना रखे हैं, देखो ये जो हैं उस काल में महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं, उनका है ये। जो उस काल में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनके बारे में मैंने ये गोल मार्क किए हुए हैं। ठीक है। और कौन कौन सी जगह मैंने ये बता रखा है मैंने। ठीक है। नीचे दक्षिण में कौन से क्षेत्र, केरलपुत्र, पांडे, चोल और सत्यपुत्र के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, ध्यान से समझ। अब आपको पता लग गया कि क्या चीज़ अपने को लिखनी है, क्या कितना समझना है और क्या इसके नंबर, हम किस प्रकार से नंबर हम इसके ले सकते हैं और क्या हमें इसकी नॉलेज रहेगी और क्या एक टीचर इसके बारे में सोचेगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
ये मैप जो है, इस मैप को जब भरते हो, मैप भरने के बाद पश्चात उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी होती है कि मैंने अपने मैप में ये चीज़ें रखी हैं। तो सर्वप्रथम टिप्पणी लिखने का तरीका है, टिप्पणी लिखने का तरीका भी मेरा अलग है, मैं इसमें अलग तरीके से लिखने बच्चों को समझा रहा हूँ, आपको सबको समझा रहा हूँ। ये भी है, सबसे पहले आप टिप्पणी में आपको एक परिभाषा लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। मैं जो परिभाषा है मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए क्या है इसकी परिभाषा। अशोक भारतीय इतिहास के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से एक रहा है। यह चंद्रगुप्त के समान, यह चंद्रगुप्त के सदृश शक्तिमान, समुद्रगुप्त की तरह बहुमुखी प्रतिभा वाला तथा अकबर जैसा धर्म प्रेमी था, अकबर जैसा धर्म प्रेमी था। ये जो परिभाषा है प्रोफेसर एच.सी. राय चौधरी ने लिखी है, प्रोफेसर एच.सी. राय चौधरी के अनुसार। लिखने के पश्चात आप इसमें प्रस्तावना लिखेंगे। इस प्रस्तावना में आप क्या लिखना है, आपको कि आपको ये बताना है कि इस मैप में इस शासक के बारे में आपको बताना है कि ये शासक कैसा था और क्या क्या चीज़ें इसने की हैं और क्या इसका उद्देश्य था, ये सब चीज़ लिखने का। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखने की परिभाषा जो है, प्रस्तावना कैसे लिखी जाएगी। आपको प्रस्तावना लिखने का तरीका यही है, क्योंकि प्रस्तावना जो होगी वो आपके प्रश्न की मूल भावनाओं को व्याख्यात करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रस्तावना है वो आपके प्रश्न है उसकी मूल भावना को व्याख्यात करती है। और क्योंकि ये मैप मानचित्र है, इसको आप तरीके से लिखेंगे। वो कैसे? अशोक प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास में अशोक महान अपना प्रभावशाली महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौर्य वंश में प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक रहे हैं, जिनमें से अशोक महान एक रहा है। उसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य जैसा वो शक्तिशाली था, समुद्रगुप्त जैसा वो बहुमुखी प्रतिभा वाला था, तथा अकबर जैसा उसमें वो धर्म प्रेमी था। कलिंग के युद्ध के पश्चात जो घटनाएं घटी, उससे अशोक महान का जो दिल है वो बड़ा द्रवित हो उठा और उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय करने की ठान ली। उसने विजय अभियान छोड़ दिए और उसने धम्म के माध्यम से अपनी जनता का दिल जीतने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि इसी में लिखना है आपने कि उसने अपने धर्म उपदेशों को शिलालेखों, अभिलेखों, लघु अभिलेखों, स्तंभ लेखों और गुहा लेखों में उसने ये लिखवाया। क्योंकि ये इसलिए लिखवाया क्योंकि इन जगह पर ये परमानेंट या स्थायी रहे हैं। उसका मूल उद्देश्य, अशोक महान का जो मूल उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, बल्कि ये धार्मिक उद्देश्य था। वो चाहता, वो उसका उद्देश्य है कि धर्म के अनुसार सभी लोग जीवन यापन करें। ठीक है, जो आपने अपनी उसमें टिप्पणी में लिखना है। अब आपको इसी टिप्पणी में आगे क्या लिखना है, अशोक महान की राजधानियों के बारे में बताना है। अशोक महान की जो केंद्रीय राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर लिया और 4 कुमार, जो राजकुमार कह सकते हैं या उसके जो पुत्र थे, उनको उसने 4 जगह पर 4 राजधानियों उनको दी। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, तोशाली, उज्जैनी, ये राजधानियाँ थीं। और केंद्रीय राजधानी में रहकर वह खुद जो है
शासन करता था। अब इसके पश्चात आपको ये बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उससे हमें क्या पता चलता है। अशोक के शिलालेखों से हमें तत्कालीन सीमा निर्धारण, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ साथ कलात्मक विकास का पता चलता है। अशोक के शिलालेखों की लिपियाँ ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक तथा ग्रीक रही हैं। अशोक के शिलालेखों का विषय वस्तु तथा काल अनुसार मैं इस प्रकार वर्गीकरण मैंने किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है शिलालेख। शिलालेख जो हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इस मैप में एक चीज़ देखेंगे शिलालेखों में मैंने मैंने जो इंडिकेशन दिया है वो इस प्रकार का दिया है। ये देखिए इस शिलालेखों में मैंने जो इंडिकेशन दिया है वो यहाँ पर रखा है। शिलालेख, लघु शिलालेख, इसका मैंने जो है ये शिलालेख मैंने को इंडिकेशन में ये दिया है। लघु शिलालेख मैंने इस तरह बनाए हैं। स्तंभ लेख जो हैं उनको मैंने इस प्रकार का चिन्ह दिया है। ठीक है बेटे। और लास्ट में मैंने जो गोल हैं वो मैंने राजधानियाँ बताई हैं, जो राजधानियाँ मैंने बताई हैं। ठीक है। तो अब हम ये बताएंगे, मैं आपको फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि पहला शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, और तीसरा स्तंभलेख, और चौथा राजधानियाँ। ठीक है, समझ में आ गई। ये मैंने इंडिकेशन दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि पाटलिपुत्र केंद्रीय राजधानी, तोसाली, स्वर्णगिरी, उज्जैन या उज्जैनी और तक्षशिला, ये पांच राजधानियाँ हैं। एक केंद्रीय राजधानी, 4 साधारण राजधानियाँ, राजकुमारों की राजधानियाँ। अब देखिए, आप नोट कर लीजिए बेटे कि कौन कौन से शिलालेख थे। मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, 14 बड़े शिलालेख हैं। 14 शिलालेखों पर अशोक के शासन के सिद्धांत तथा नैतिक व्यवस्था का विवरण है। ये सभी लेख दूरस्थ सीमांत प्रांतों में हैं। साथ ही सार्वभौमिक धर्म के मुख्य सिद्धांत इन पर अंकित हैं। ये है, नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। शहबाजगढ़ी आधुनिक पंजाब में है, पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान में है। दूसरा मानसेरा, ये भी पाकिस्तान में है। तीसरा है कलसी, ये देहरादून में है। चौथा है गिरनार, जूनागढ़ के नज़दीक है। धौली उड़ीसा में है। जोगढ़ उड़ीसा में है। इर्रागुडी करनूल आंध्र प्रदेश में है। और सोपारा महाराष्ट्र में है। ये शिलालेख हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान, मानसेरा आधुनिक पाकिस्तान, कलसी देहरादून, गिरनार जूनागढ़ के नज़दीक, धौली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा, इर्रागुडी करनूल डिस्ट्रिक्ट में है और ये आंध्र प्रदेश में है। और सोपारा महाराष्ट्र में है। नोट कर लिया। अब आप लिखिए लघु शिलालेख। ये शिलालेख जो हैं 2 प्रकार के हैं, 2 भागों में बांटा हुआ है इनको। प्रथम प्रकार के शिलालेख अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हैं, प्रथम प्रकार के जो शिलालेख हैं। दूसरे प्रकार के शिलालेख उसकी धर्मनिष्ठा प्रकट करते हैं,
ये निम्न स्थानों पर मिले हैं। नोट कर लीजिए बेटे, सभी आपने कागज पेन से नोट करना ध्यान से। सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर। सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर ये हैं मैसूर राज्य में। रूपनाथ जबलपुर में है। सहसराम बिहार में है। बैराठ जयपुर में है। मास्की जो है वो रायचूर में है। गोवीमठ एवं पल्लीकुंडा ये सभी लेख जो हैं, ये सभी जो लेख हैं ये 258 ईसा पूर्व के हैं। 258 ईसा पूर्व के हैं। दूसरे प्रकार के जो हैं वो पहले प्रकार के थे जो व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जो लघु शिलालेख मिले हैं ये मैंने जो बताए हैं ये प्रथम प्रकार के हैं जो अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डालते हैं। अब दूसरे प्रकार के हैं वो लिखिए। सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी ये मैसूर में मिले हैं। अच्छा, अगला तीसरा प्रकार का है। कलिंग में भी 2 शिलालेख मिले हैं। धौली और जोगढ़ में कलिंग के लोगों के साथ कलिंग युद्ध के पश्चात जो व्यवहार किया गया है वो इन पर वर्णित है। अब अगला है भाबरू शिलालेख। भाबरू में यह जयपुर के नज़दीक है, विराटनगर के बैराठ के निकट पाया गया है। इसमें प्रजा के आचरण संबंधी नियम हैं। इसमें भाबरू शिलालेख में प्रजा के आचरण संबंधी नियम हैं। ठीक है बेटे, अब आगे चलिए। अब गुहालेख भी मिले हैं। इन गुहालेखों में क्या है, आजीविकों को प्रदान की गई गुफाएं 12 बार की पहाड़ियों में स्थित हैं। जिनकी दीवारों पर अशोक की दानशीलता व सहिष्णुता का उल्लेख है। ठीक है, अब आइए स्तंभ लेखों पर। स्तंभ लेख मैंने बताया आपको, जिनको मैंने ये मार्क दिया है, ये निशान दिया है मैंने। ये स्तंभ लेख आंतरिक प्रदेशों में पाए गए हैं और इन्हें धर्म प्रचार के प्रयोग में लाया गया था। कहाँ पर स्थित हैं ये नोट कर लीजिए एक बार, सभी नोट कर लीजिए एक बार। 2 तराई स्तंभ लेख कहाँ पर हैं? नेपाल की तराई में स्थित रुमनदेई और निगलीवा 2 स्तंभ लेख हैं जो नेपाल की तराई में स्थित हैं। और इसमें अशोक की बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों पर की गई यात्रा का वर्णन है। उसके बाद 7 स्तंभ लेख हैं, सप्त स्तंभ लेख हैं। नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, जिनमें धर्म प्रचार के उपाय हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 टोपरा, जिसे दिल्ली टोपरा भी कहा जाता है। मेरठ इलाहाबाद, लोरिया अरराज। ठीक है बेटे। उसके पश्चात लोरिया नंदनगढ़ तथा रामपुरवा। तीसरे प्रकार के स्तंभ लेख जो मिले हैं वो 4 लघु स्तंभ लेख मिले हैं। इनमें बौद्ध धर्म में व्याप्त मतभेदों को दूर करने के लिए खुदवाया गया है। सांची, सारनाथ तथा इलाहाबाद में 4 लघु स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके सभी। अब जो मैप में साम्राज्य विस्तार दे रखा है, देखिए ये बाउंड्री बनी हुई है,
ये बाउंड्री बनी हुई है ऊपर से, ये यहाँ से तक आ रही है, ये नीचे से ये बाउंड्री यहाँ पर आ रही है, यहाँ से भी ये बंद किया हुआ है। तो इसमें इसके साम्राज्य को व्याख्यायित किया गया है कि कहाँ कहाँ पर इसका साम्राज्य कहाँ तक से कहाँ तक था। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ आपको। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। ठीक बेटे, अब मैं आपको बताता हूँ कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनका क्या महत्व है। इन शिलालेखों से हमें प्राचीन भारत का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। मौर्यकालीन भारत साम्राज्य की शासन व्यवस्था, सामान्य जनजीवन, उनके विचार आदि का ज्ञान होता है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इतिहास की अमूल्य निधि हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको एंडिंग डेफिनेशन आपको लिखनी है, समाप्ति की परिभाषा लिखनी है। इतिहास के स्तंभों में, नोट कर लीजिए, इतिहास के स्तंभों में भीड़ करने वाले, इतिहास के स्तंभों में भीड़ करने वाले हजारों करोड़ों राजाओं तथा सम्राटों के मध्य, करोड़ों राजाओं के मध्य तथा सम्राटों के मध्य अशोक का नाम चमकता है। ये लिखा है H.P. वेल्स ने, ये स्टेटमेंट है H.P. वेल्स के शब्दानुसार। ठीक है बेटे, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। कौन सी चीज़ कहाँ पर है नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, आपने बड़े ध्यान से सुना। और ऐसे ही मैं आपको और भी मैप और क्वेश्चंस आपको समझाता और पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।